हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। तो बच्चों, किसी विषय पर निबंध लिखने का अर्थ होता है उस विषय से संबंधित अपने विचार एवं मत प्रकट करना। निबंध शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, नी प्लस बंध यानी कि अच्छी तरह से बंधा हुआ। किसी विषय पर अपने विचार व्यवस्थित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। तो बच्चों, निबंध को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं बच्चों? सबसे पहला, जिस विषय पर निबंध लिखना है पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। फिर निबंध लिखते समय अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से ही व्यक्त करने चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे व सरल भाषा में होने चाहिए। आवश्यक स्थानों पर मुहावरों व उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए यानी कि बहुत छोटा होना चाहिए और उसे उतना ही विस्तार देना चाहिए जितना आवश्यक हो। निबंध के अंतिम अवतरण में अपने विचारों का निष्कर्ष प्रभावशाली ढंग से देना चाहिए। यानी कि जो निबंध का जो आप लास्ट वाला पैरा देंगे, लास्ट वाला आप क्या देंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, उसमें क्या है, उसका निष्कर्ष भी आपको अच्छे से लिखना है। तो बच्चों, नीचे निबंध के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए एवं स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आप इनको देखिए, पढ़िए और फिर अभ्यास भी कीजिए। तो सबसे पहला निबंध दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में। तो आइए देखते हैं कि ये निबंध कैसे लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी गणना विश्व के महान राजनीतिज्ञों, विद्वानों एवं कुशल प्रशासकों में की जाती है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के सुविख्यात अधिवक्ता तथा माता स्वरूप रानी आदर्श विचारों वाली महिला थी। इनका बचपन बड़े ही लाड़ प्यार में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की तथा सन 1912 में बैरिस्टर, बच्चों बैरिस्टर मतलब वकील बनकर भारत लौट आए और अपने पिता के साथ वकालत करने लगे। इनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। कुछ समय बाद इनके परिवार में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम इंदिरा रखा गया। इसके पश्चात नेहरू जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और गांधी के नेतृत्व में देश सेवा के कार्य में लग गए। सन 1919 में किसान आंदोलन और सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इतने सब प्रयासों एवं आंदोलनों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को प्रगतिशील व शक्तिशाली बनाने का जीवन पर्यंत प्रयास किया। इन्होंने पंचशील के सिद्धांत का समस्त संसार में प्रचार किया जिससे इनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी और ये शांति दूत कहलाए। नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चों के साथ खेलने, बातें करने और समय व्यतीत करने के लिए ये अपने प्रधानमंत्री पद की व्यस्त दिनचर्या से भी समय निकाल लेते थे। बच्चे भी इनसे मिलकर बहुत खुश होते और प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं सिद्धांतों से कभी विमुख नहीं हुए। नए भारत के निर्माण का सर्वाधिक श्रेय इन्हीं को है। जीवन के अंतिम दिनों में भी इन्होंने देश की सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा, किंतु 27 मई 1964 को शांति का यह अग्रदूत सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गया, यानी कि उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आपने देखा कि निबंध को कैसे लिखा जाता है। अब एक निबंध और हम उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं जिसका शीर्षक है प्रदूषण की समस्या। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रदूषण का क्या अर्थ है। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना। हमारे जीवन में पेड़ पौधे, हवा, पानी आदि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने भोजन, जल और सांस लेने के लिए हम इन्हीं पर निर्भर हैं। इन सब के मेल से ही पर्यावरण बनता है। प्रकृति के इन सभी तत्वों में उचित संतुलन रखा है, किंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थों के लिए संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिस कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। जनसंख्या बढ़ने से खेती, उद्योग धंधे और रहने के लिए जमीन की कमी को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया और कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो गए हैं। वाहनों, मिलों के धुएं
और शोर से तथा कूड़े करकट के ढेरों से हर समय प्रदूषण होता है। मनुष्य नित्य अपनी गंदगी नदियों और तालाबों में बहाता रहता है। मिलों कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायनों को नदियों में छोड़ने के कारण वे प्रदूषित हो रही हैं। जल प्रदूषण से जल जीवों को भी बहुत हानि होती है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या सभी प्रकार के प्रदूषणों को और अधिक बढ़ा रही है। प्रदूषण की भीषण समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कानून बनाकर कड़ाई से उसका पालन कराया जाना चाहिए। वनों की कटाई बंद की जानी चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए जागरूक करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि प्रदूषण के खतरों से जन जन को परिचित कराया जाए ताकि मनुष्य प्रदूषण फैलाने से बचे। प्राकृतिक संपदा किसी भी देश की प्रगति का आधार है। इसको बनाए रखना चाहिए और उन्नति के नाम पर उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं होगा जब मनुष्य साफ पानी और ताजी हवा के लिए भी तरस जाएगा और उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब बच्चों एक तीसरा निबंध है जिसका शीर्षक है समय का सदुपयोग। तो बच्चों आइए देखते हैं। मानव जीवन सीमित और अल्प है, पर बाधाएं और कठिनाइयां असीम। करने के लिए कार्य असंख्य हैं, पर समय बहुत कम। मित्र बहुत थोड़े हैं और सहयोगी तो उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। परंतु एक चीज ऐसी है जो असीमित है, वह है मनुष्य का बल और क्षमता। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि दिन रात नींद, मनोरंजन, हंसी मजाक, आलस्य, प्रमाद और कुकर्मों में लीन व्यक्ति अपने इस बहुमूल्य जीवन काल को व्यर्थ गवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके एक एक पल का हिसाब किताब करते हुए समय का सदुपयोग करके इसका अधिकाधिक लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग ही शासन करते हैं और इतिहास के निर्माता बनते हैं। समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में, आलस्य में पड़े रहकर फिर सो जाते हैं और कुछ लोग तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं और उसे पहचान कर उसका कहा स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन में तो समय सर्वाधिक मूल्यवान है। एक एक पल हीरे मोतियों जैसा कीमती है। इस समय प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि 24 घंटों को इस प्रकार सुनियोजित रूप में बांटकर उसका सदुपयोग करे कि उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी क्षमताओं और शक्तियों का संतुलित रूप में विकास हो सके। जो विद्यार्थी अपने काम को कल पर टाल देते हैं तथा जो अपने समय का उचित उपयोग नहीं करते, वे समय की धारा में बह जाते हैं। समय को महत्व न देने के कारण ही बड़े बड़े समर्थ लोग भी असफलता के चक्र में फंसकर हवा हो जाते हैं। इसीलिए समय का सम्मान कीजिए, समय को पहचानिए, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। यही है समय का सदुपयोग। तो बच्चों आपने समय के सदुपयोग के बारे में जाना निबंध। अब हम जानते हैं अगला दीपावली के बारे में। तो बच्चों दीपावली के बारे में आपको सब बातें तो पता ही होती हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो भारत त्योहारों का देश है। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास और आनंद भर देते हैं तथा हमें अपनी प्राचीन संस्कृति से भी जोड़े रखते हैं। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जिसे लोग अत्यंत उल्लास और आनंद के साथ मनाते हैं। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत और खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। दीपावली आने से कई सप्ताह पहले ही लोग इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। घरों व दुकानों की साफ सफाई, पुताई व रंग रोगन किया जाता है। बाजारों में कई दिन पहले से ही चहल पहल रहती है। लोग जमकर खरीदारी करते हैं। दीपावली के दिन घर को नए चित्रों, फूल मालाओं और बंदरवार से सजाया जाता है। रात में दीपकों, मोमबत्तियों और बल्बों से, झालरों से रोशनी की जाती है और लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। लोग एक दूसरे के घरों में मिठाई देते हैं। बच्चे उमंग और उत्साह में भरकर पटाखे चलाते हैं। दीपावली का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इस त्योहार के बहाने घरों में सफाई हो जाती है। दीपकों के प्रकाश और पटाखों के धुएं से कीड़े मकोड़े जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण स्वास्थ्यकर और सुखद हो जाता है। इस दिन लोग आपसी द्वेष मिटाकर एक दूसरे के घर शुभकामनाएं देने जाते हैं। दीपावली प्रकाश, उमंग, उल्लास और प्रेम का त्योहार है। किंतु कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं और मद्यपान करते हैं। ऐसा करना गलत है।
इस अवसर पर कुछ लोग अनावश्यक खरीदारी करते हैं, जिसके बाद में उन्हें आर्थिक परेशानी होती है। पटाखों के अधिक प्रयोग से वातावरण में प्रदूषण बहुत अधिक फैल जाता है। हमें इन सभी बुराइयों को छोड़कर दीपावली के त्योहार को हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा ये दीपावली पर निबंध हम कैसे लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, एक और निबंध आपको दिया गया है, चिड़ियाघर की सैर। तो देखिए, इस संबंध में अगर हमें निबंध लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। चिड़ियाघर अर्थात जीव जंतुओं का एक सजीव संसार। दुर्लभ वन्य पशु पक्षियों को किसी एक स्थान पर देखना हो तो चिड़ियाघर की सैर कीजिए। यहाँ शेर, बाघ, चीता, अजगर और भालू जैसे हिंसक और खतरनाक जीवों को अत्यंत निकटता से देखा जा सकता है। यहाँ आकर पता चलता है कि मनुष्य एवं घरेलू जीव जंतुओं के संसार से अलग वन्य जीव जंतुओं का भी एक अनोखा संसार है। पिछले दिनों मुझे चिड़ियाघर की सैर का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय की ओर से इस सैर का कार्यक्रम तैयार किया गया। मैंने भी 200 रुपये जमा करके सैर करने वाले की सूची में अपना नाम लिखवाया। हम लोग बस से चिड़ियाघर पहुंचे। हमारे साथ विद्यालय के 3 शिक्षक भी थे। हमने टिकट लिया और चिड़ियाघर में चले गए। अंदर पहुंचकर पहले तो हमने मार्ग के दोनों ओर हरी भरी घास तथा फूलों के पौधे देखे। वहां से थोड़ी दूर पर पानी में तैरती हुई बतखों, सरसों तथा बगुलों को देखा। फिर हमने अनेक रंगों की चिड़ियों और तोतों को भी देखा। जो ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमने अनेक प्रकार के बारहसिंगों तथा हिरणों को इधर उधर दौड़ते भागते हुए देखा। इसके साथ साथ बंदरों व लंगूरों की अनेक जातियां भी देखने को मिली, जो जालीदार बाड़ों में बंद थी। इनमें सफेद व काले रंगों के बंदर थे। हमने उन्हें चने तथा मूंगफली खाने को दी। फिर देखा कि बड़े बड़े कटघरों में भयानक जीव जैसे बाघ, शेर, भालू, चीते आदि स्वतंत्रता से विचरण कर रहे थे। उन्हें बाहर निकालने से रोकने के लिए ऊंचे ऊंचे जालीदार बाड़े बने थे। शिक्षक महोदय ने यहाँ से निकलकर बस में बैठने के लिए कहा, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। रास्ते में बस एक रेस्टोरेंट पर रोककर हमने मजेदार नाश्ता किया। शाम होते होते चिड़ियाघर की सैर की सुखद यादों के साथ हम लोग अपने अपने घर लौट आए। तो बच्चों, यह आपने चिड़ियाघर की सैर की संबंध में निबंध देखा कि यहाँ पे चिड़ियाघर की सैर का निबंध कैसे लिखा गया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको निबंध लेखन विधा अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस प्रकार एक निबंध को क्रमबद्ध और सुगठित तरीके से लिखा जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरा ये प्रयास सफल हुआ होगा और आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, निबंध लेखन का अभ्यास बार बार करते रहिए।